आज हम अव्ययीभाव समास सीखने वाले हैं। तो अव्ययीभाव समास कैसे करना है, समास कैसे करते हैं, आसान ट्रिक क्या है, मतलब जिससे आप आसानी से समास कर पाओ, और परीक्षा में कैसे प्रश्न आते हैं इसके बारे में भी हम लास्ट में चर्चा करेंगे। और उसके बाद समास कैसे पहचाने, यदि आपको समास पहचानना है, क्योंकि बहुत सारे समास है, लगभग 5 प्रकार के समास है मुख्यतः, तो उनमें से अव्ययीभाव कैसे पहचानोगे तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, अभी इसे समझ लेते हैं कि अव्ययीभाव समास कैसे करना है और जिससे आपको एग्जाम में भी आसानी हो जाए। तो सबसे पहले अव्ययीभाव समास के कुछ नियम हैं। तो आज जो हम एग्जाम के लिए जो अव्ययीभाव समास पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या क्या है, हमें कौन कौन से अव्यय है, अनु है, उप है, नीर है, प्रति है, सह, यथा, ऐसे ये 6 अव्यय हैं। और ये जो समास है, यह समास अव्यय बन जाता है, इसकी यही खासियत है, इसीलिए उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्यय बन जाता है, 2 शब्दों से समास बनता है। तो अव्ययीभाव समास में एक अव्यय होता है और एक शब्द होता है, वो दोनों मिलकर, क्योंकि समास जो होता है 2 शब्दों को जोड़ना मतलब समास है। ठीक है, तो यहाँ हम जब 2 शब्दों को जोड़ते हैं, एक उसमें से अव्यय होता है और एक शब्द होता है, जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा जो शब्द रहेगा, दोनों मिलकर एक पद, जिसे हम शब्द कहेंगे समझने के लिए, तो पूरे जो दोनों मिलकर जो एक शब्द बनेगा, वो पूरा अव्यय बन जाएगा, इसीलिए उसे अव्ययीभाव कहते हैं। और ये हमेशा नपुंसक एकवचन में ही रहेगा। नपुंसक शब्द जो होता है, जैसे अकारांत जो नपुंसक है वो फलम, तो फलम मतलब जो एक वचन है, प्रथमा विभक्ति एक वचन, वो उसी तरह से रहेगा। उसके बाद जो है अंत में यदि दीर्घ स्वर है तो उसे ह्रस्व हो जाता है। यदि लास्ट में जो समास हम करेंगे उसमें जो शब्द है 2 नंबर का शब्द, ठीक है, तो 2 नंबर का इसलिए मैंने कहा क्योंकि एग्जाम के लिए जो है 10th क्लास तक ज्यादातर 2 शब्दों का ही समास आता है, इसलिए 2 नंबर का मैंने कहा है। वैसे समास कितने भी शब्दों का हम बना सकते हैं। तो एग्जाम के लिए बात कर रहा हूँ, जो लास्ट वाला वर्ड रहेगा, शब्द रहेगा, वो यदि दीर्घ स्वर वाला है तो उसे ह्रस्व बन जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में हम सब समझ लेंगे, अभी बस नियम में पढ़ रहा हूँ। समास करते समय अवयव को शब्द के पहले रखा जाता है। ठीक है, तो ये जो अव्ययीभाव समास, यहाँ हम क्या करने वाले हैं, ये जो 6 अव्यय है, इन 6 अव्ययों को शब्दों के पहले रखेंगे। जो भी अव्यय रहेगा इनमें से कोई भी एक, तो हमेशा शब्द के पहले ही रहेगा। ठीक है, इस तरह से है। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं। वैसे अव्ययीभाव के काफी सारे अव्यय है, मगर एग्जाम के तौर पर जो 6 है वही हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, तो अव्ययीभाव के कुछ शब्द और उनके मीनिंग, जैसे अनु, अनु का मतलब क्या है, योग्य, पीछे, योग्य मतलब जिसे हम लायक कहते हैं, पीछे मतलब पीछे के साइड में, तो योग्यम, तो योग्य के लिए संस्कृत में योग्यम शब्द है और पीछे के लिए पश्चात है। और ध्यान रखना है, जब भी अनु के साथ हम समास करेंगे, यानी विग्रह जब करेंगे उसका, योग्यम और पश्चात, तो षष्ठी विभक्ति में विग्रह रहेगा, मतलब उस शब्द में षष्ठी विभक्ति होगी। उसके बाद उप मतलब नजदीक, उसके लिए हम समीपम ऐसा शब्द यूज करने वाले हैं, तो षष्ठी विभक्ति में जब भी समीपम रहेगा तो वहां षष्ठी विभक्ति हमें करना है उस शब्द में, उसके नजदीक जो भी शब्द रहेगा उसमें षष्ठी करनी है। उसके बाद निर, निर मतलब अनुपस्थिति, अनुपस्थिति का मतलब होता है अभाव, तो यहाँ भी हम षष्ठी विभक्ति करेंगे। तो अनुपस्थिति मतलब अभाव, अभाव मतलब क्या है, जैसे कोई चीज न होना, जैसे यदि एक सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूँ, यदि आप घर पर हो, मतलब घर पर आपका अभाव है, मतलब घर पर आप प्रेजेंट हो, और आप स्कूल में नहीं हो, तो स्कूल में आपका क्या हुआ, अभाव हुआ, तो उसे कहते हैं अभाव, मतलब स्कूल में आप नहीं हो, ना हो ना, यही अभाव है। आप जहां जहां नहीं हो वो आप वहां वहां आपका अभाव है, और जहां जहां आप रहोगे वो आपका भाव है। तो अभाव मतलब वो चीज न होना। प्रति, 2 बार, जब हम 2 बार किसी शब्द को यूज करते हैं तो उसके लिए हम प्रति शब्द यूज करेंगे। उसमें द्वि मतलब द्वितीय विभक्ति और सप्तमी, तो ज्यादातर द्वितीय के एग्जाम्पल है। उसके बाद जो सह है, सह का जो मीनिंग है साथ है, जैसा, तो सह मतलब साथ रहेगा, सहितम का मतलब भी साथ है, सदृश मतलब जैसा, और ये तृतीय विभक्ति, इसके लिए तृतीय विभक्ति यूज होगी। उसके बाद यथा, यथा जो है मर्यादा के लिए है, अनतिक्रम में, इसमें द्वितीय होगी। अब मर्यादा मतलब लिमिट, जैसे हम कहते हैं ना कभी कभी कि तेरी जितनी लिमिट है उतना ही काम कर या उतनी ही बात कर, इस तरह से, तो जितनी हैसियत है उतना ही, ऐसा उसका मीनिंग ले सकते हैं, मर्यादा, लिमिट। तो चलिए अभी उसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम अनु का, और अनु में भी जो पश्चात जो है उसी के बारे में एक दो एग्जाम्पल करेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल है रथश्च पश्चात, अब इसका मतलब क्या है, रथ, रथ के पीछे,
तो हम कह सकते हैं ना रथ के पीछे क्या है, सैनिक है खड़े हैं, या फिर रथ के पीछे शत्रु खड़ा है, कुछ भी मतलब आप जैसे सेंटेंस बनाना है। तो रथस्य पश्चात जब हमें इसका समास करना है, तो समास करते समय क्या करना है, जो अनु का जो मीनिंग है पश्चात और योग्यम, हमें समास करते समय उन्हें नहीं लेना है, वो सिर्फ विग्रह में रहेंगे। अभी ये विग्रह है, जो सेंटेंस है ना, सेंटेंस में जो शब्द होते हैं वो विग्रह है रथस्य पश्चात। मगर जब हम इसे जोड़ेंगे, तो जोड़ते समय क्या करेंगे हम, ये जो पश्चात है उसकी जगह पर अनु लेंगे। और जैसे हमने पहले बात की कि जो अव्यय है वो हमेशा पहले रहेगा, तो अनु पहले लिया तो रथ 2 नंबर में आ गया, और बस। और जब हम समास करते तो विभक्ति हटा देते, जैसे रथस्य की षष्ठी है तो षष्ठी को हमने हटा दिया है, ठीक है। रथ मूल शब्द, हमेशा मूल शब्द लेना है, समास में हमेशा मूल शब्द लेना है, और बाद में देखेंगे उसे कौन सी विभक्ति लगाना है। तो अभी जोड़ दिया हमने यहाँ अनुरथ, तो जोड़ दिया, बाकी कुछ नहीं करना है, यहाँ सिंपल अनुरथ जोड़ दिया। अभी जैसे और एक नियम था हमारा कि उसे नपुंसक एकवचन में रखना है, तो अकारांत शब्द है इसलिए वो फलम की तरह चलेगा, तो अनुरथम, तो ऐसे वो समास बन जाता है रथ के पीछे। उसी तरह से दूसरा देखते हैं उदाहरण, अग्रिमस्य पश्चात, अग्रिम के पीछे, अग्रिम नाम का कोई लड़का है और उसके पीछे कोई तो बैठा है, ऐसा हमें कहना है। तो अग्रिमस्य पश्चात, तो पश्चात को हटाएंगे, उसके जगह पर अनु लिखेंगे, और अग्रिम शब्द मूल शब्द लेना है, विभक्ति नहीं लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और फिर बाद में क्या करना है, अभी देखो अनु, अनु में ऊ है, ऊ के सामने क्या है, अ है, स्वर है, तो यहाँ यन संधि, संधि जरूर करना है। समास में यदि संधि का प्रसंग है तो संधि जरूर करना है, तो ऊ को व बन जाएगा यन संधि में, तो अन्व, ठीक है, ऐसे बन जाएगा अन्वग्रिमम, और अन्वग्रिम, ठीक है, ये अकारण शब्द है इसलिए फलम की तरह चलेगा अन्वग्रिमम, अग्रिम के पीछे ऐसे। उसके बाद है नेक्स्ट शब्द है अद्विकाया पश्चात। तो देखो ये अद्विका जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। तो इसके लास्ट में आ है, तो हम पहले अद्विकाया जो षष्ठी विभक्ति या, जैसे हमने पहले भी बात की कि जो पश्चात है उसके साथ षष्ठी विभक्ति होगी, तो अद्विकाया षष्ठी। तो यहाँ हमने क्या किया, फिर अद्विका मूल शब्द लिया और अनु शब्द पश्चात को हटाया, अनु पहले ले लिया, और फिर ऊ के सामने अ है, ठीक है, ऊ के सामने कोई भी स्वर हो तो लगभग उसमें यन संधि यूज हो जाती है। तो आप वो संधि के नियम देख लीजिए, वहां सब क्लियर में रहेगा, ठीक है। तो अन्व, अन्वधिक, देखो जो आ है उसे रस्व कर दिया, दीर्घ स्वर को रस्व करना है, तो अन्वधिक, और फिर अकारांत शब्द बनने के कारण ये नपुंसक बन गया, तो अन्वधिकम। इसका मतलब क्या होता है, अद्विका के पीछे, अन्वद्विकम, अद्विका के पीछे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट जो है प्रणाल्या पश्चात, तो प्रणाली शब्द इकारांत शब्द है, ठीक है, ऐसे प्रणाली, तो दीर्घ इकारांत शब्द है, और फिर इसमें कोई संधि नहीं है, बस पश्चात को हटाओ, उसके जगह पर अनु लेना है, और प्रणाली दीर्घ ही है तो दीर्घ स्वर को ह्रस्व करना है, अनु, अनु प्रणाली। अभी आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि आपने यहाँ म लगाया और इसके पीछे वाले भी जो एग्जाम्पल है उसमें भी म लगाया, तो इसमें क्यों नहीं लगाएंगे, ठीक है, ऐसा आपके मन में क्वेश्चन होगा। तो आप यहाँ ध्यान दे सकते हो, अनुप्रणाली इकारांत शब्द बन गया, ठीक है, इकारांत बनने के कारण अब ये इकारांत नपुंसक शब्द की तरह चलेगा। तो इकारांत नपुंसक शब्द क्या है, वारी, वारिणी, वारिणी, ऐसा वो शब्द है, तो उसमें प्रथम विभक्ति में तो ये म लगता ही नहीं है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ हम म नहीं जोड़ेंगे। और मैं आपको एक सिंपल नियम बताता हूँ, म कब जोड़ना है, जो अकारांत शब्द है उन्हें ही म लगाना है, अकारांत छोड़कर बाकी कोई भी स्वरांत शब्द उसे म नहीं लगाना है, उसे बस ऐसे ही छोड़ देना है, अनुप्रणाली, ठीक है। इसलिए यहाँ एक नियम बना है छोटा सा सिंपल सा, अकारांत शब्दों को छोड़कर बाकी स्वरांत शब्दों में प्रथम विभक्ति में म नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा आप सिंपल नियम बना सकते हो, तो आपके लिए आसानी होगा कि म नहीं लगाना है, अ को छोड़कर बाकी किसी भी स्वर को म नहीं लगाना है, बस ये सिंपल नियम। अब यहाँ देख लीजिए एक बार, आप वो शब्द भी देख लीजिए, जैसे इकारांत नपुंसक शब्द है वारी, वारिणी, वारिणी, और हमें तो अव्ययभाव में एक वचन का ही काम पड़ने वाला है, जरूरत पड़ने वाली है। उसके बाद उकारांत जो शब्द है मधु, हमें एक वचन का ही, क्योंकि अव्ययभाव में एक वचन ही होता है, तो मधु, मधुनी, मधुनी, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद जो है अनु, अनु जिसका हम योग्यम दूसरा भी मीनिंग लेते हैं, उसके उसके साथ भी षष्ठी होती है, तो रूपस्य योग्यम, तो रूपस्य का रूप मूल शब्द ले लिया, और योग्यम अभी सेम है, बाकी सब सेम है, योग्यम के लिए जगह पर अनु रख दिया, अनुरूपम, तो रूप के योग्य, अनुरूपम। जब आप अनुरूपम एग्जाम्पल देखोगे
तो आपके माइंड में डाउट होगा कि सर अनुरूपम का जब विग्रह करना है तो रूपस्य योग्यम करे या रूपस्य पश्चात करे, क्योंकि रूपस्य पश्चात कहो या रूपस्य योग्यम कहो, दोनों का समास तो अनुरूपम ही बनेगा, क्योंकि योग्यम और पश्चात के लिए अनु यूज करेंगे तो हम पता कैसे करेंगे, ऐसा आपके माइंड में क्वेश्चन होगा। तो उसके लिए मीनिंग पर ही हमें ध्यान देना है। यहाँ रूपस्य पश्चात ये मीनिंग ज्यादा सही लग रहा है या फिर रूपस्य योग्यम ये मीनिंग ज्यादा सही लग रहा है, इस पर हमें ध्यान देना है और उसके बाद ही हम विग्रह कर सकते हैं। ठीक है, रूप के योग्य, रूप के लायक, ये मीनिंग अच्छा लग रहा है। रूप के पीछे मतलब सुंदरता के पीछे, ये थोड़ा सा यहाँ कुछ मीनिंग नहीं लग रहा है। ठीक है, तो अनुरूपम रूप के योग्य, ये लड़का या ये लड़की मेरे अनुरूप है, मेरे योग्य, मेरे लायक है, हम जब ऐसा कहते हैं तो वहाँ रूपस्य योग्यम यही सही होता है। उसी तरह से कुलस्य योग्यम, कुल के योग्य, कुल के लायक। ठीक है, तो अनुकूलम, तो यहाँ पश्चात तो नहीं आएगा कुल के पीछे। ठीक है, तो ज्यादातर मतलब जब सेंटेंस, वैसे तो सेंटेंस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, सेंटेंस किस तरह से मीनिंग दे रहा है। ठीक है ना, शब्द यदि हम सिर्फ शब्दों को देखते हैं तो हमें पश्चात भी ऐसा लगता है, अरे पश्चात भी होना चाहिए, योग्यम भी होना चाहिए, मगर ये जो शब्द है यहाँ हर जगह पर योग्य में आता है। और दूसरी बात, जब हम सेंटेंस में इसे यूज करते हैं तब हमें पता चलता है कि अरे हाँ, यहाँ तो केवल योग्य में आएगा, क्योंकि कुल के योग्य, अनुकूलम। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद है समीपम का एग्जाम्पल, उपगृहम, गृहस्य समीपम। ठीक है, अब यहाँ समास दिया है, हमें उसका विग्रह करना है। तो जब भी ऊपर रहेगा तो समीपम लेना है, और षष्ठी विभक्ति करना है तो गृहस्य समीपम, उपगृहम घर के नजदीक, उपगृहम। ठीक है, आप उसे कैसे भी करो, उल्टा नीचे, मतलब पहले गृह समीपम करो या उपगृहम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको समझ आना चाहिए कि समास कैसे करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो, उप है तो समीपम लेना है, और समीपम आ गया तो जो भी शब्द रहेगा उसमें षष्ठी करना है। उस तरह से उप का समीपम। दूसरा एक एग्जाम्पल, उपराज्यम, तो राज्य से समीपम, ऐसा ये विग्रह है, उपराज्यम। तो अभी हमें पता कैसे चला कि यहाँ राज्य से समीपम करना है, तो ये पता चला उप से। उप जब भी रहेगा तो हमें समीपम यूज करना है और षष्ठी विभक्ति करना है, इसलिए राज्य शब्द में षष्ठी राज्यस्य, और समीपम ये शब्द उप के कारण आ गया, राज्य के नजदीक। उसके बाद है समीपम का और एक एग्जाम्पल, आसन से समीपम। देखो, मतलब उपासनम, उप के कारण हमें पता चला कि विग्रह में हमें समीपम ऐसा शब्द लेना है, मतलब ये अव्यय है। और आसनम शब्द उसमें षष्ठी करना है, वो भी इसी कारण पता चले कि जब भी समीपम रहेगा तो षष्ठी होगी, और फिर बाद में जोड़ देंगे उपासनम। तो उप में अ है और आसनम का आ है, तो यहाँ दीर्घ संधि बन जाएगी, उपासनम। उप प्लस उप का समीपम, मुने है समीपम, तो इसका उपमुनि। तो ऐसे ही, ठीक है, मुनि के नजदीक। ऐसे एग्जाम्पल है। अब इकारांत होने के कारण यहाँ म नहीं लगेगा। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद निर अभाव, जलस्य अभाव निर्जलम। देखो अभी ये विग्रह है, जलस्य अभाव, तो अभाव है इसलिए हमें निर लेना है, तो निर ले लिया, र ऊपर चला गया, और जलस्य का मूल शब्द जल ले लिया, और अकारण शब्द होने के कारण यहाँ म जुड़ गया, मतलब ये फलम की तरह चलेगा, निर्जलम, पानी का अभाव। निर्जलम सिकता प्रदेशम, जो रेत का प्रदेश होता है वहां पानी नहीं होता, पानी का अभाव होता है, तो उसीलिए कहते हैं, उसी के लिए निर्जलम शब्द का यूज होता है। छात्राणाम अभाव, निर्छात्रम। देखो अभी यहाँ छात्र शब्द है तो यहाँ षष्ठी हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता ये क्वेश्चन द्विवचन से। ठीक है, तो मूल शब्द लेना है तो छात्र ले लिया, और अभाव की जगह पर निर तो पहले लेना है, और अकारण शब्द होने के कारण छात्र, तो फलम की तरह निर्छात्र, छात्रों का अभाव, मतलब क्लास में छात्रों का अभाव है, इसका मतलब क्या हो कि क्लास में छात्र नहीं, स्टूडेंट नहीं है। निर्छात्रम कक्षा अस्ति, आप ऐसा भी सेंटेंस यूज कर सकते हो। उसके बाद निर अभाव वही लेते हैं एक एग्जांपल, निर्वृद्धम, वृद्धानाम अभाव, या कोई वृद्ध नहीं, यहाँ कोई बूढ़ा नहीं है, तो वृद्धानाम का मूल शब्द वृद्ध लिया, अभाव की जगह पर निर ले लिया, और अकारण शब्द है वृद्ध, उसे म जोड़ दिया, निर्वृद्धम। उसी तरह से जनानाम अभाव निर्जनम, वनस्य अभाव निर्वनम। ठीक है, उसके बाद नदी नाम अभाव निर्नदी, तो देखो यहाँ बड़ी ई है तो इसका छोटी ई बन गई निर्नदी। ठीक है, दीर्घ स्वर को रस्व। पाठशाला अभाव निर्पाठशाला, तो आ है, आ को अ बन गया रस्व, और फिर अ होने के कारण यहाँ म जुड़ गया, यहाँ नहीं जुड़ेगा क्योंकि इकारांत शब्द बन गया। ठीक है, इसलिए सरस्व इकारांत शब्द बन गया, वो भी नपुंसक बन गया, क्योंकि ये समास हमेशा नपुंसक भी रहता है। तो निर्पाठशालम ऐसे।
उसके बाद प्रति जो है 2 बार शब्द द्विरुक्तो, मतलब कोई शब्द हम जब 2 बार कहते हैं तब एक शब्द को हटाओ और समास बना दो। जैसे गाँव-गाँव जाता, वह गाँव-गाँव जाता है, तो उसे कैसे करेंगे? सः ग्रामं ग्रामं गच्छति, तो उसमें एक शब्द को हटा दो, ठीक है? ग्राम ले लो और उसके पहले प्रति जोड़ दो, प्रति ग्राम, और अकारांत होने के कारण म जुड़ गया, प्रति ग्रामम गच्छति, सह प्रति ग्रामम गच्छति, इस तरह से। वैसे हम संधि के हिसाब से फिर हलंत म को या अनुस्वार लगा देंगे, ठीक है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, संधि का ध्यान रखना है। सह प्रति ग्रामम गच्छति, तो 2 बार हम जैसे हिंदी में भी कहते हैं कि वो हर 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 क्लास जाता है, हर गाँव जाता है, तो ये जो हर है, तो हर मतलब प्रति, ऐसा उसका समझ लेना है। उसके बाद वनम वनम प्रति, देखो यहाँ 2-3 विग्रह दिए हैं, तो वनम वनम प्रति, वनम वनम इति, वनम वनम, तो ये हर जगह पर आपको ध्यान, ग्रामम ग्रामम इति, ग्रामम ग्रामम ऐसा भी रह सकता है। तो कोई भी विग्रह हो तो समास तो यही बनेगा, प्रति वनम, ठीक है? मूल शब्द ले लो, वनम का वन, और फिर प्रति ले लो, पहले ले लो, और फिर म लगा दो, अकार शब्द होने का हर एक जंगल, ऐसे। उसके बाद जो है कक्षाम कक्षाम प्रति कक्षम, ठीक है? कक्षा आकार शब्द है, तो आ का अ बन गया, प्रति कक्षम, ठीक है? हर कक्षा, दिने दिने प्रतिदिने, दिने दिने प्रतिदिने या प्रतिदिनम भी, ठीक है? उसके बाद विद्या, अब यह सप्तमी, जैसे हमने कहा था सप्तमी के भी कुछ एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं, मगर ज्यादातर द्वितीय के रहते हैं। विद्यालय विद्यालय प्रति, तो प्रति विद्यालय, इस तरह से वो रहेगा एग्जाम्पल। उसके बाद अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य का मतलब होता है मर्यादा में, जैसे हमने पहले बात की थी कि लिमिट में, जैसे मतिम अनतिक्रम्य, मतलब जितनी मति है, जितनी बुद्धि है उतना ही, ऐसा उसका मतलब होता है। तो यथामति, देखो मतिम का मूल शब्द लिया मति, मतलब यहाँ द्वितीय विभक्ति, तो हमने मति लिया, क्योंकि जब भी अनतिक्रम्य रहेगा तब हमें द्वितीय विभक्ति यूज करना है शब्द में, मतिम अनतिक्रम्य, तो अनतिक्रम्य को हटाओ और यथा जोड़ दो, यथा, यथा मति बन गया, जितना दिमाग है उतना ही, ठीक है? तो कभी कभी हम कहते तेरा जितना दिमाग है उतना ही बात कर, या उतना ही लिख, जो भी है उस तरह से, यथामति। इच्छा अनतिक्रम्य, मतलब तेरी जितनी इच्छा उतनी ही, ओके? तो यथा प्लस इच्छा, इच्छा का इच्छा मूल शब्द ले लिया। अभी यहाँ आ प्लस ई है, तो आ प्लस ई गुण संधि बन जाएगी, यथेच्छा, और फिर दीर्घ स्वर को रस्व बन जाएगा, यथेच्छ, और रस्व अकारांत बनने के कारण फिर ये फलम की तरह चलेगा, यथेच्छा। तो यथेच्छम भोजनम करो, जितना इच्छा है, जितनी इच्छा है उतना भोजन करो, हम ऐसा भी कहते हैं। उसके बाद जो है स के जो मीनिंग है, सह भी है, सहित भी है, सदृश भी, जैसा, तरह, यह तृतीया होगी। जैसे पित्रा, ये भी तृतीया एक वचन है, पित्रा सदृश, पिता के जैसा, जैसे हम कभी कभी कहते हैं कि उनका जो बेटा है उनके जैसे दिखता है, मतलब पिता के जैसे दिखता है, तो पित्रा सदृश, तो सदृश को हटाएंगे, उसकी जगह पर स लिखेंगे, और पित्रा का जो मूल शब्द है पितृ, वो लेंगे, ठीक है? जैसे मात्रा सदृश स मातृ, और रुकारांत बन गया, इसलिए यहाँ म नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा जो नियम है बस अकारांत शब्दों को ही म लगाते हैं, बाकी किसी को नहीं। चित्रेण सहितम सचित्रम, देखो सहितम की जगह पर स ले लिया, चित्रेण की जगह पर चित्र ले लिया, ठीक है? और अकारांत होने कारण म यहाँ जोड़ दिया, ठीक है? सचित्रम, तो चित्र के साथ, तो हम कभी कभी, मतलब एक एग्जाम्पल है ऐसा कि चित्र के साथ आओ, कोई टीचर बच्चों को बोल रहे कि चित्र के साथ आओ, ठीक है? हम ऐसा भी कर सकते हैं, नोटबुक के साथ आओ, अलग अलग एग्जाम्पल, अपने भाई के साथ आओ, तो उस तरह उसके लिए हम इस समास का भी यूज कर सकते हैं। जैसे गुरुना सह, गुरु के साथ आओ, स गुरु, तो सह, सह की जगह पर स आ गया, गुरुना का मूल शब्द लिया गुरु, और उकारांत होने के कारण यहाँ भी म नहीं लगेगा, तो गुरु के साथ, ठीक है? उसके बाद लास्ट जो है हमारा टॉपिक वो है परीक्षा में कैसे प्रश्न आते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल देखिए, रामः अनुजेन सह वनम अगच्छत, तो अनुजेन सह ऐसे अंडरलाइन रहेगी, और आपको इसमें समास आइडेंटिफाई करना, एमसीक्यू टाइप रहेगा, तो कौन सा होगा आप ही बताइए, ठीक है? चलिए मैं ये बता देता हूँ। तो अनुजेन सह, तो सह जब भी रहेगा तो उसकी जगह पर स आ जाएगा, स पहले आ जाएगा, और नपुंसक शब्द रहेगा तो ये मूल शब्द आएगा, तो अनुज, ओके? स प्लस अ, स में अ है और सामने अ है, अनुज का अ, तो आ बन जाएगा, तो ये बन जाएगा सा, तो यही देखो यहाँ दिख रहा है हमें सा नुजम, ठीक है? ये
अब यहाँ क्या है, सह अनुजम, तो ये जैसा है वैसे ही जोड़ दिया, और अनुज सह तो ये उल्टा कर दिया, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो सा अनुजम, और म भी जुड़ा हुआ है। ये उसी तरह से जनाः उपगंगम गच्छन्ति, तो आपको समास जो आता है वो या तो समास करो या फिर समास का विग्रह करो। अभी यहाँ जो दिया है आपको इसका विग्रह करना है, जनाः उपगंगम गच्छन्ति, तो उपगंगम का विग्रह कैसे होगा, तो यहाँ 3 ऑप्शन दिए हैं। तो पहले आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि उप के साथ समीप शब्द तो आता ही है, उप जब रहेगा तब, मगर यहाँ षष्ठी भी होती है, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो उप मतलब समीपम और षष्ठी, तो षष्ठी का एग्जाम्पल कहा, एक ये है, स्य दिख रहा है तो षष्ठी है, और एक है यहाँ, तो दोनों में से कौन सा, अभी पंचमी तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। फिर हमें ये देखना है कि गंगा शब्द यहाँ दिया है, तो मूल शब्द तो गंगा है, ठीक है, मूल शब्द क्या है, गंगा, तो ये तो आकारांत हुआ, स्त्रीलिंग शब्द है गंगा, तो स्त्रीलिंग है तो बालिका की तरह चलेगा, गंगायाः, तो गंगायाः समीपे। हाँ, और समीपम समीपे दोनों में कोई अंतर नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखना है, नहीं तो फिर वापस कंफ्यूजन हो जाएगा, समीपे लिखो या समीपम लिखो कोई फर्क नहीं, ठीक है। तो ये गंगस्य तो गलत है, ये तो ऐसा हो सकता है एग्जाम में, ऐसे आपको कंफ्यूज कर सकते, तो प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए कि जो लास्ट वाला शब्द है वो कौन से लिंग का था, आकारांत था, अकारांत था, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक, सब आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज अव्ययभाव समास समझ लिया है, ठीक है। धन्यवाद।